स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे लिंक रिएक्शन के बारे में और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लिंक रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों ने स्टडी किया था। हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो लिंक रिएक्शन को कराने के लिए जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो कैसे करके अपना काम को किया, ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे रेगुलेशन देखेंगे किसका, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। तो पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, वो सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से एक चीज समझना, रेगुलेशन जब भी कभी टर्म आएगा, रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। क्या करना, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल करना, ठीक है। किसके एक्टिविटी को कंट्रोल करना, हम लोग बोलेंगे किसके एक्टिविटी को कंट्रोल करना, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। और हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट कहां होता है, हम लोग बोलेंगे कहां प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जिसका मेन काम क्या होता है, जिसका मेन काम ये होता है कि पाइरुविक एसिड को ये कन्वर्ट करता है, हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में, जिसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम। ये हम लोग स्टडी किए हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम को क्या बोलते हैं, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, 3 कार्बन पाइरुविक एसिड से 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल बनता है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया पाइरुविक एसिड से, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, दूसरा ये होगा कि हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है वो भी बाहर निकलता है, ठीक है। और ये रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये रहता कहां पर, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम प्रेजेंट कहां पर होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। मैंने डिटेल में बताया, आप देखना वो लेक्चर आपको समझ में आएगा। इससे प्रीवियस जो भी लेक्चर है लिंक रिएक्शन से रिलेटेड वो आप जरूर देखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे, यहां पर समझना है पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करना, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करना, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल करना, ठीक है। कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया कि जब एसिटाइल को एंजाइम बनता है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन होता है, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा। क्या मतलब है बताने का मतलब ये है कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में यही हो रहा था ना, साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटा था और क्या बना था, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे साइटोप्लाज्म में। अब ये पाइरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया था। मैं एक ही पाइरुविक एसिड को दिखा रहा हूं, दोनों एंटर करेगा, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुविक एसिड का क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन हुआ था, किसमें, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में कौन किया था, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे 2 पाइरुविक एसिड एंटर करता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, सिंपल। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो हम लोग बोलेंगे एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक क्रेब साइकिल रन होगा, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम से दूसरा क्रेब साइकिल रन होगा। अब एक क्रेब साइकिल से हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखो समझो, यहां पर जब भी कभी याद रखना है कि सेल के अंदर एटीपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी कभी सेल के अंदर एटीपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो पाथवे है, मतलब कौन सा पाथवे, मतलब हम लोग बोलेंगे ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, ठीक है, जो कि सेल के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में चल रहा है। ये हो गया हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन पाथवे, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। ये हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल पाथवे, ये भी मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, ठीक है। तो ये पाथवे को कहीं पर क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे रोकना होगा। कब, जब एटीपी का लेवल सेल में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि यही पाथवे क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, एटीपी का फॉर्मेशन करा रहा है। तो और एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन या लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कंट्रोल किया जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कंट्रोल किया जाएगा, या तो ग्लाइकोलाइसिस को रोकेगा, ठीक है।
जो मैंने बताया, जिसको बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, या हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन होगा किस स्टेप पे, लिंक रिएक्शन के स्टेप पे होगा, मतलब लिंक रिएक्शन को होने नहीं दिया जाएगा, ताकि क्या हो, क्योंकि ऑलरेडी एटीपी बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो उस टाइम पे क्या है, एटीपी को बनने से रोकना है। तो रोकने के लिए हम लोग बोलेंगे या तो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे पे रोका जा सकता है, जिसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेशन, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन के टाइम पे क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे ये लिंक रिएक्शन को होने नहीं दिया जाता है, ताकि क्या हो सके, एटीपी बनना मतलब कम हो सके, क्योंकि एटीपी बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल पे क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन किया जाएगा, जिसको बोलेंगे रेगुलेशन एट क्रेब्स साइकिल। ये तभी होगा जब, याद रखना है कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर एटीपी का लेवल क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। उस टाइम पे याद रखना है कि एंजाइम को रेगुलेट किया जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, अभी हम लोग को देखना है लिंक रिएक्शन का एंजाइम। तो लिंक रिएक्शन को कराने के लिए कौन सा एंजाइम है, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब भी कभी बहुत ज्यादा एटीपी बनने लगता है सेल के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जाता है, ठीक है। तो रोका जा रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कंट्रोल या रेगुलेशन, ठीक है, याद रखना है। तो वही हम लोगों को देखना है कि कैसे करके रोका जाता है, कब, जब एटीपी का लेवल सेल के अंदर बहुत बढ़ जाता है तब। और वैसे भी सोचो, इस एंजाइम का अगर एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन नहीं होगा। लिंक रिएक्शन नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा, तो एटीपी जो बहुत ज्यादा बन रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे उतना नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखना है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बोलेंगे कि जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, जब एटीपी का हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन होता है किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो इसका मतलब एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एटीपी टूट रहा है। और किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, हम लोग बोलेंगे एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसका मतलब एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये हाई लेवल ऑफ एडीपी ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बता रहा है सेल को कि मेरे पास क्या हो गया, एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो हमको एटीपी बनाना है। तो ये एडीपी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव सिग्नल देगा। इसको बोलेगा कि तुम क्या कराओ, लिंक रिएक्शन को कराओ, एसिटाइल कोएंजाइम को बनाओ, ताकि उससे क्या चल सके, क्रेब्स साइकिल चल सके, उससे फिर आगे क्या चल सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल सके, और क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे एटीपी बन सके। और एटीपी बनना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड हम लोग क्या बोले कि एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है सेल में, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम हो रहा है, इसका मतलब एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ रहा है ना, इसका मतलब समझ जाना कि एटीपी का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, मतलब एटीपी घट रहा है। तो ये एडीपी क्या करेगा, देखो ध्यान से, इस पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव सिग्नल देगा, इसको बोलेगा कि तुम लिंक रिएक्शन को कराओ, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और एटीपी बनेगा। क्यों, क्योंकि एटीपी का लेवल कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेगुलेशन, या हम लोग बोलेंगे कंट्रोल, कि जब नीड पड़े तब ये रिएक्शन होगा, जब नीड नहीं पड़े तब ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे कि एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अगर एटीपी ज्यादा बन रहा है तब ये रिएक्शन को रोकना पड़ेगा, और अगर एटीपी कम बन रहा है तब ये रिएक्शन को मतलब ये कैरी करना पड़ेगा, या हम लोग बोलेंगे चलाना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस हो सके, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, क्या चीज की एक्टिविटी को, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को, ठीक है। और हाँ, याद रखना रेगुलेशन इस लेवल पे भी हो सकता है, लिंक रिएक्शन के लेवल पे भी रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी होता है, रेगुलेशन क्रेब्स साइकिल के टाइम पे भी होता है। तो अभी हम लोग को किससे मतलब है, रेगुलेशन, किससे हम लोग बोलेंगे, रेगुलेशन कहाँ, लिंक रिएक्शन से, या हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को कैसे करके कंट्रोल किया जाता है, इसकी एक्टिविटी को, यही अभी हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे 3 एंजाइम के मिलने से बना था। याद करो, जो कॉम्प्लेक्स है ना, पहला एंजाइम का नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे, पहला एंजाइम का नाम था, हम लोग बोलेंगे E1, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे 3 एंजाइम के मिलने से बना था, ठीक है। जिसमें से हम लोग बोलेंगे पहला जो एंजाइम था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, E1, और E1 एंजाइम का नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे E1 एंजाइम का नाम था पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम था, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना है, ठीक है। और दूसरा एंजाइम का नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे, दूसरा एंजाइम का नाम था E2, और इसका नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे डाई
हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। और तीसरा जो एंजाइम था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, E3, जिसका नाम क्या था, डाई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डाई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये तीन एंजाइम के मिलने से क्या बना, हम लोग बोलेंगे एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम क्या करता है, लिंक रिएक्शन को कराता है, मतलब पायरुविक एसिड को किसमें चेंज कराता है, एसिटाइल को एंजाइम में चेंज कराता है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी एक्टिविटी को कैसे करके रेगुलेट किया जाएगा, कैसे करके कंट्रोल किया जाएगा। तो याद रखना है, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए दो तरीका है। पहला जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। पहला को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करके हम लोग देखेंगे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, या इसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, कोवेलेंट रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा तरीका को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन बोलेंगे, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, या क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट क्या चीज, मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। याद रखना, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करके, दूसरा तरीका क्या हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक रेगुलेशन करके, ठीक है, या नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करके। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब याद रखना, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन या कोवेलेंट रेगुलेशन किस एंजाइम का होगा, तो याद रखना है ये होगा, हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम ऑफ पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और इवन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पायरुविक, इसको मैं लिख दे रहा हूं, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, इसको बोलते हैं इवन एंजाइम ऑफ पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इवन एंजाइम। तो इवन एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जाएगा कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे दो तरीके से कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, किसमें, इवन एंजाइम में। तो इवन एंजाइम में पहला जो तरीका है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं, या तो इसको हम लोग बोलते हैं फोस्फोराइलेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन ऑफ हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड, फोस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन एमिनो एसिड, याद रखना है, ठीक है। तो अगर फोस्फोराइलेशन होगा सेरीन एमिनो एसिड्स का, किस एंजाइम का, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, तब याद रखना है हम लोग बोलेंगे, तब याद रखना है कि ये एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रुक जाएगा, मतलब ये एंजाइम क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब फोस्फोराइलेशन जो होता है सेरीन एमिनो एसिड्स ऑफ पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, तो वो क्या करता है, इवन एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, कौन, फोस्फोराइलेशन। और फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ, हम लोग देखेंगे इसको, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। तब याद रखना है ये एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ये एंजाइम अपना काम को नहीं करेगा, ठीक है। और हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, ये फोस्फोराइलेशन सेरीन एमिनो एसिड्स में होगा, तो इसका मतलब होगा कि फॉस्फेट कोवेलेंटली जुड़ेगा किसके साथ, सेरीन एमिनो एसिड्स के साथ, कौन सा एंजाइम के साथ, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ, ताकि हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। अगर इवन एंजाइम काम नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड क्या चीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एसिटाइल एंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। याद रखिए कब होगा, तो मैंने बताया था कब इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना होगा, जब हम लोग बोलेंगे एटीपी का लेवल क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो मैं बताऊंगा केस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हम लोग बोलेंगे, दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा को हम लोग बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेरीन एमिनो एसिड, ऑफ सेरीन एमिनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। याद रखना है जब, याद रखना फॉस्फेट हट जाएगा सेरीन एमिनो एसिड से, तब ये वापस हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि फोस्फोराइलेशन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, इवन एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, ठीक है। याद रखना है डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फॉस्फेट, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम
फ्रॉम किससे हम लोग बोलेंगे, फ्रॉम सेरीन एमिनो एसिड, फ्रॉम सेरीन एमिनो एसिड ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कैसे करके काम करता है ये मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कोवलेंट मॉडिफिकेशन या हम लोग बोलेंगे कोवलेंट रेगुलेशन, जो कि पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का इवन एंजाइम में होता है। ठीक है, याद रखना है। अगर इवन एंजाइम में, इवन एंजाइम जो होता है, अगर इसके एक्टिव साइड में जो सेरीन एमिनो एसिड है, अगर उससे फॉस्फेट जुड़ेगा तब ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर इवन एंजाइम से फॉस्फेट हटेगा, इसके सेरीन एमिनो एसिड जो इसके एक्टिव साइट में जो सेरीन एमिनो एसिड होता है उससे अगर हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट हटेगा तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग बोलेंगे जो नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन होता है या एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे वो किसका किसका होता है, तो वो हम लोग बोलेंगे वो होता है, हम लोग बोलेंगे E2 एंजाइम का। ठीक है, और किसका होता है हम लोग बोलेंगे, और किसका होता है E3 एंजाइम का। ठीक है, देख सकते हैं। तो E2 एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, E2 एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और E3 एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, E3 एंजाइम को हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज यही बोलते हैं। ठीक है, E3 एंजाइम को। अब यहां पर देखो, याद रखना E2 एंजाइम का जो कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन है ना, एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं, देखो ध्यान से। इसके लिए जो पॉजिटिव रेगुलेटर होगा, ठीक है, इसके लिए जो पॉजिटिव रेगुलेटर होगा E2 एंजाइम के लिए, ठीक है, याद रखना है वो क्या होता है, वो हम लोग बोलेंगे, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, वो होता है हम लोग बोलेंगे इसका सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम ए। ठीक है, कोएंजाइम में क्या होगा, पॉजिटिव रेगुलेटर होगा किसके लिए, E2 एंजाइम के लिए। और इसका जो नेगेटिव रेगुलेटर जो है, नेगेटिव रेगुलेटर वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे इसका प्रोडक्ट, मतलब हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, इसका क्या होगा, नेगेटिव रेगुलेटर होगा, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, E2 एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा, और कोएंजाइम ए क्या करेगा, E2 एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करेगा। ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसका मतलब हो गया कि जो पॉजिटिव रेगुलेटर कोएंजाइम वो सबस्ट्रेट है, मैंने बताया था ये। ठीक है, इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वही इस एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम का जो प्रोडक्ट है, मतलब ये एंजाइम क्या बना रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ये जो प्रोडक्ट है वो E2 एंजाइम को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेटर का काम करेगा, मतलब E2 एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा। ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो यहां पर कैसे रोकेगा हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद देखो E3 जो एंजाइम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे जो पॉजिटिव रेगुलेटर होता है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे जो पॉजिटिव रेगुलेटर होता है, ठीक है, वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे वो होता है, हम लोग बोलेंगे कौन होता है, वो हम लोग बोलेंगे NAD होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये इस एंजाइम का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सबस्ट्रेट है। और हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेटर कौन होता है, नेगेटिव रेगुलेटर होता है हम लोग बोलेंगे इसका प्रोडक्ट, मतलब NADH2 रिड्यूस NADH2 जो है ये इसका प्रोडक्ट है। E3 एंजाइम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एज ए सबस्ट्रेट यूज करता है, और प्रोडक्ट क्या बनाता है, रिड्यूस NADH2। ठीक है, तो रिड्यूस NADH2 याद रखना है, इस एंजाइम E3 एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा, और इसका जो सबस्ट्रेट है NAD वो क्या करेगा, ये इस एंजाइम के E3 एंजाइम की एक्टिविटी को इनहैंस करेगा या इसकी एक्टिविटी को करवाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेटर का कांसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिटेल में, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारा कुछ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला पोर्शन को मिटा रहा हूं यहाँ पर, और मैं यहीं पर क्या करता हूं, समझाता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेगुलेशन ऑफ क्या चीज, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में पहला कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट रेगुलेशन या कोवलेंट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, या ये कॉन्सेप्ट को मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कि पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में जो कोवलेंट मॉडिफिकेशन होता है, कौन से एंजाइम का, इवन एंजाइम का। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन, और हम लोग बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा मेम्ब्रेन है, हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ तक दिखा देता हूँ। और देखो ध्यान से, ये वाला क्या बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ मैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंटर क्या चीज, मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। ठीक है,
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये वाला पार्ट क्या चीज है, ये वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स है, ये वाला पार्ट क्या चीज है हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स है। क्या चीज का मैट्रिक्स, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट हो जाएगा साइटोसोल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है क्या चीज, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा एंजाइम है, ये वाला हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये हम लोग बोलेंगे तीन अलग अलग एंजाइम के मिलने से बनता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं E1 एंजाइम, एक को हम लोग बोलते हैं E2 एंजाइम, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग E3 एंजाइम। ये तीनों के मिलने से क्या बना, हम लोग बोलेंगे, ये तीनों के मिलने से क्या बना, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम का काम क्या चीज है कि जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था, देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हुआ था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था, हम लोग बोलेंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, साइटोसोल में, ठीक है, ये हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। तो अब ध्यान से देखो, अब ये पायरुविक एसिड कहां इंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे दोनों इंटर करेगा, मैं बस एक को दिखा रहा हूं, ठीक है। ये इंटर कर जाएगा कहां, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे करके करेगा, क्या मैकेनिज्म था, ये मैंने बताया है, ठीक है, आप देखना। तो मैं यहाँ पर एक पायरुविक एसिड को समझाने के लिए कर रहा हूँ, दोनों इंटर करता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही पायरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, तो हम लोग बोलेंगे इस पायरुविक एसिड को, ये जो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ही, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक नया मॉलिक्यूल में, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि अब एसिटाइल कोएंजाइम से फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का निर्माण होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद रखना है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। बाकी क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ये सब जो है, ये सब हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों, क्योंकि इस लिंक रिएक्शन को कराने के लिए और क्रेब्स साइकिल को करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और जो एटीपी बनता है वो टुवर्ड्स द मैट्रिक्स बनता है, मतलब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनेगा एटीपी, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, E1 एंजाइम में, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, ठीक है। E1 एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, E1 एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। इस एक्टिव साइट में हम लोग बोलेंगे एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेरीन एमिनो एसिड, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने लिखा है, ठीक है। एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरीन एमिनो एसिड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि अगर इस सेरीन में अगर हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट अगर जुड़ेगा, ठीक है, इस सेरीन एमिनो एसिड में अगर फॉस्फेट जुड़ेगा, मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को, मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। किसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन हुआ, किस एंजाइम पे, हम लोग बोलेंगे E1 एंजाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फेट देखो, सेरीन से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंटली क्या हुआ, जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेगुलेशन या कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जब भी कभी फॉस्फेट सेरीन एमिनो एसिड्स के साथ जुड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू E1 एंजाइम का, तो याद रखना है ये कैसा फॉस्फेट होता है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी फॉस्फेट होता है। तो ये फॉस्फेट क्या करेगा, E1 एंजाइम के एक्टिविटी को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे रोक देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, E1 एंजाइम के एक्टिविटी को रोक देगा, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट, देख सकते हैं यहाँ पर E1 एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब अगर E1 एंजाइम इनएक्टिव होगा, तो क्या E2 एंजाइम काम करेगा, नहीं। क्या E3 एंजाइम काम करेगा, नहीं। क्या एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, नहीं। क्या क्रेब्स साइकिल चलेगा, नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, नहीं। क्या एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो याद रखना है, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को तब जोड़ा जाता है E1 एंजाइम पे, जब हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनने से रोकना है, मतलब जब सेल में एटीपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे E1 एंजाइम का जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस, उसको रोका जाता है, ठीक है। कैसे रोका जाता है, बाय द एडिशन ऑफ, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट, किस पे, सेरीन एमिनो एसिड ऑफ एक्टिव साइट ऑफ E1 एंजाइम, जिसकी वजह से लिंक रिएक्शन नहीं होगा। लिंक रिएक्शन होते एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा, और हम लोग बोलेंगे एटीपी जो कि बहुत ज्यादा बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम बनेगा, या हम लोग बोलेंगे ना के बराबर बनेगा, ठीक है, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये तो चीज समझ में आ गई कि कब हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन होगा E1 एंजाइम का, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ये चीज समझना है, ठीक है, देखना जो मैं बता रहा हूँ कि ये फॉस्फेट को कौन जोड़ेगा यहाँ पर सेरीन एमिनो एसिड से, ठीक है, ऑफ इवन एंजाइम। तो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान से देखना, मैट्रिक्स ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे और एक एंजाइम मिलेगा, ठीक है, देखो ध्यान से, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे और एक क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एंजाइम मिलेगा, ठीक है। उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे, देखना ध्यान से, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज, क्या बोलेंगे, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। और इवन एंजाइम का नाम क्या था, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज था, ठीक है। इसका मतलब पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज है, ये क्या करेगा, काइनेज फॉस्फेट को जोड़ता है, ठीक है। तो किस पे जोड़ेगा, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पे जोड़ेगा ना। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज, जो क्या करता है, फॉस्फेट को जोड़ता है, किससे, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज से, या इवन एंजाइम ऑफ पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखना है। तो यही एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, यही एंजाइम हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज ही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट को जोड़ता है सेरीन एमिनो एसिड ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इवन एंजाइम, जिसको बोलते हैं पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से ये इवन एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन नहीं होता है, क्रेब्स साइकिल नहीं चलता है, ईटीएस नहीं चलता है और एटीपी बनना बंद हो जाता है। ये तब होगा जब एटीपी का लेवल क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, याद रखना है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये एंजाइम को कौन सिग्नल देगा, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज को कौन सिग्नल देगा कि तब जाके ये फॉस्फेट को जोड़ेगा, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम के साथ। तो सिग्नल देने के लिए देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, ठीक है, ये जो पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज जो एंजाइम है ना, ये कैसा एंजाइम होता है, याद रखना, ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। ये कैसा एंजाइम होता है, ये हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। तो अब एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि ये मान लो एक एंजाइम है, ठीक है, ये मान लो एक एंजाइम है और इस एंजाइम में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ये इसका एक्टिव साइट रहेगा, जहां पर क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट, और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो याद रखना कि वैसा एंजाइम जिसके एक्टिव साइट के अलावा भी इसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडिशनल बाइंडिंग साइट होगा। तो ये सब क्या चीज है, ये सब हम लोग बोलेंगे एडिशनल बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है। तो एडिशनल बाइंडिंग साइट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एलोस्टेरिक साइट बोलेंगे, याद रखना है। और ऐसा एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम वैसा एंजाइम होता है जिसके पास एक्टिव साइट तो होगा ही होगा, और इसके अलावा भी हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या होगा, एडिशनल बाइंडिंग साइट होगा, जिसको बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। और ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम। और ये जो बाइंडिंग साइट होता है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर और नेगेटिव रेगुलेटर बाइंड करता है, पॉजिटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल या हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल बाइंड करता है। अगर पॉजिटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो ये केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बाइंड करेगा। अगर नेगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल अगर बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट में, तो ये नेगेटिव रेगुलेटर हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम के एक्टिविटी को रोकेगा, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने नहीं देगा, मतलब एक्टिव साइट में क्या लाएगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में नहीं घुस पाएगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज जो एंजाइम है वो कैसा है, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम है ना। इसका मतलब इसके पास क्या होगा, एक्टिव साइट, इसके पास क्या होगा, सॉरी, एलोस्टेरिक साइट होगा। तो ये पहला एलोस्टेरिक साइट है, देखो ध्यान से, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा एलोस्टेरिक साइट को दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ तीसरा एलोस्टेरिक साइट, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ चौथा एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और एक मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं पांचवा एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज में 5 एलोस्टेरिक साइट होता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो पहला एलोस्टेरिक साइट है, दूसरा और तीसरा, ये 3 एलोस्टेरिक साइट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे, जब भी कभी, देखो ध्यान से, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये वाला इवन एंजाइम को रोकना पड़ेगा। इवन एंजाइम ऑफ क्या चीज, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कौन रोकेगा, तो हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज, ठीक है। तो याद रखना है, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या करना है, हम लोग बोलेंगे ये जो हाई लेवल ऑफ एटीपी, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, हाई लेवल ऑफ जो एटीपी है, एटीपी का लेवल जब बढ़ा हो उस टाइम पे एटीपी को बनने से रोकना है। तो ये हाई लेवल ऑफ एटीपी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जाकर इस एंजाइम के पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाता है। मतलब ये देखो ध्यान से, ये इसके लिए पॉजिटिव रेगुलेटर का काम किया, एटीपी जैसे ही बाइंड किया किस पे, एलोस्टेरिक साइट ऑफ पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज, वैसे हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम एक्टिव हो गया। अब ये एंजाइम क्या किया, फॉस्फेट को किसके साथ जोड़ दिया, इवन एंजाइम के सेरीन एमिनो एसिड्स के साथ जोड़ दिया कोवेलेंटली, ठीक है।
तो जैसे ही फॉस्फेट जुड़ा, फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम की एक्टिविटी रुका। अब इवन एंजाइम की एक्टिविटी रुकेगा तो E2 काम नहीं करेगा, E3 काम नहीं करेगा, एसिटाइल एंजाइम नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा और एटीपी कम बनेगा या एटीपी ना के बराबर बनेगा। और वैसे भी तो सोचो ना कि एटीपी बहुत बन रहा था, तो इस टाइम पे क्या करना है, इस पाथवे को रोकना है। तो एटीपी कैसा काम किया हम लोग बोलेंगे, पॉजिटिव रेगुलेटर का काम किया। किसके लिए, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी पॉजिटिव रेगुलेटर का काम करता है। अब देखो दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस NADH2, ठीक है। दूसरा जो मॉलिक्यूल क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस NADH2, ठीक है। इसका भी जब लेवल ज्यादा बढ़ेगा, याद रखना रिड्यूस NADH2 का अगर कॉन्सेंट्रेशन या लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 कहां से आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस से आ रहा है, ठीक है। रिड्यूस NADH2 क्रेब्स साइकिल से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2। तो जब भी कभी रिड्यूस NADH2 का लेवल बढ़ जाए, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। लिंक रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा तो क्रेब्स साइकिल बहुत ज्यादा चलेगा। क्रेब्स साइकिल बहुत ज्यादा चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत ज्यादा चलेगा और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है रिड्यूस NADH2 का जो हाई लेवल होता है वो भी हम लोग बोलेंगे इसके एलोस्टेटिक साइड से बाइंड करेगा, किसके, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज के। और हम लोग बोलेंगे इस पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। इसको बोलेंगे कि तुम क्या करो, फॉस्फेट को जोड़ो किसके साथ, इवन एंजाइम के साथ, इवन एंजाइम के एक्टिव साइट पे जो सेरीन एमिनो एसिड है उसके साथ कोवैलेंटली, जिसको हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और वैसे भी तो सोचो ना, होना भी चाहिए, क्योंकि इसका लेवल अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा क्रेब्स साइकिल चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा ETS चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा एटीपी बन रहा है। तो उस टाइम पे एटीपी बनने से क्या करना है, रोकना है, ठीक है, याद रखना है। तो NADH2 क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेटर का काम किया। अब तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, देखो ध्यान से, तीसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे तीसरा एसिटाइल कोएंजाइम, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं। तीसरा हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम, ये भी पॉजिटिव रेगुलेटर होता है। जब भी कभी एसिटाइल कोएंजाइम का अगर लेवल बढ़ जाए, एसिटाइल कोएंजाइम का अगर लेवल बढ़ जाए, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम से ज्यादा से ज्यादा क्रेब्स साइकिल चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्रेब्स साइकिल चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा ETS चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनेगा। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये एसिटाइल कोएंजाइम का जो हाई लेवल है वो देखो ध्यान से, वो इसके एलोस्टेरिक साइड से बाइंड कर जाएगा। किसके एलोस्टेरिक साइड से बाइंड कर जाएगा, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज से, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ेगा, किसके साथ, इवन एंजाइम के सेरीन एमिनो एसिड के साथ जोड़ेगा, जिसकी वजह से इवन एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और लिंक रिएक्शन नहीं होगा, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा, एटीपी कम बनेगा। और वैसे भी एटीपी कम बनना है, क्योंकि ये सब अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि एटीपी बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, हाई लेवल ऑफ रिड्यूस NADH2, हाई लेवल ऑफ एटीपी, ये इंडिकेट कर रहा है कि एटीपी बहुत ज्यादा बन रहा है। तो ये सब क्या करेगा, इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, इसके एलोस्टेटिक साइड से बाइंड करेगा, तब जाके पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज क्या करेगा, इवन एंजाइम को मतलब पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को इनएक्टिव करेगा बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट, कहां, सेरीन एमिनो एसिड पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और ये फॉस्फेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फॉस्फेट को हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी फॉस्फेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी फॉस्फेट बोलेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, देखो ध्यान से। अब देखो, अब इसके मैं ऑपोजिट बताता हूं कि रिवर्स केस देखो क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर हम लोग रिवर्स केस लेते हैं। अभी तो हम लोग देखिए कि जब एटीपी बहुत ज्यादा बन रहा था तब ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम को एक्टिव किया और ये एंजाइम क्या किया, इवन एंजाइम को रोका, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हुआ, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल नहीं चला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चला और एटीपी बनना बंद हुआ या कम हुआ, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स केस को देखेंगे कि अगर मान लो कि एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया मान लो सेल में, ठीक है, एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, तभी तो एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना। तो एटीपी अगर कम हो गया इसका मतलब एटीपी टूटा मतलब क्या चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ठीक है। तो याद रखना हम लोग बोलेंगे कि जब भी कभी एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना, एडीपी का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है वो इंडिकेट कर रहा है कि एटीपी सेल में कम हो गया है, क्योंकि एटीपी टूटेगा तभी तो एटीपी बनेगा ना, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे ये जो हाई लेवल ऑफ जो एडीपी है ना, ये डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम के एलोस्टेटिक साइट से बाइंड करेगा और इस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सिग्नल देगा, किस एंजाइम को, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज को, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज अब हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी फॉस्फेट को नहीं ऐड करेगा, कहां, हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड ऑफ इवन एंजाइम। अगर नहीं ऐड करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन चलेगा,
क्रेब्स साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और एटीपी बनेगा। और वैसे भी एटीपी बनना है क्योंकि एटीपी का लेवल कम हो गया है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे एटीपी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेटर है, किसके लिए, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज काइनेज के लिए। सिमिलरली देखो ध्यान से कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर देखो, जब भी हम लोग बोलेंगे कि एटीपी अगर कम बन रहा है, ठीक है, अगर एटीपी का लेवल कम हो गया है, देखो ध्यान से, एटीपी का लेवल कम हो गया है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि एडीपी का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो एटीपी का लेवल तब कम होगा जब पाइरुविक एसिड कम बने। जब पाइरुविक एसिड कम बनेगा तो कम से कम एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड, कम से कम क्रेब्स साइकिल चलेगा, कम से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, कम से कम क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो याद रखना है जब भी कभी पाइरुविक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है, ठीक है, तो ये लो पाइरुविक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग बोलेंगे इस पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज काइनेज के एलोस्टेरिक साइड से बाइंड कर जाएगा और इस एंजाइम को नेगेटिव सिग्नल देगा, इसको बोलेगा कि तुम फॉस्फेट को नहीं जोड़ो, किसके साथ, इवन एंजाइम के साथ, क्योंकि एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, ठीक है। तो इवन एंजाइम के साथ फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा, फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड क्या होगा, कन्वर्ट होगा किस में, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और फिर एटीपी बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर है पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज काइनेज एंजाइम का, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में देखना ध्यान से, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेटेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेटेज। याद रखना ये भी एंजाइम कहां प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना है। तो फॉस्फेटेज याद रखना, जब भी कभी फॉस्फेटेज टर्म आएगा तो ये फॉस्फेटेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ फॉस्फेट करता है, मतलब फॉस्फेट को हटाता है, ठीक है। तो याद रखना है पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेटेज क्या करेगा, देखो ध्यान से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम जो इनहिबिटरी फॉस्फेट को जो जोड़ा है ना, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे उसको ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे हटाएगा, रिमूव करेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेटेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन को कराएगा। और लिंक रिएक्शन तब होगा जब हम लोग बोलेंगे एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेल में कम बनेगा, उस टाइम पे याद रखना है, या तो हम लोग बोलेंगे, या तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम को रोका जाएगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम क्या करेगा, इस फॉस्फेट को क्या कर देगा, हटा देगा, कहां से, यहां से, ताकि ये रिएक्शन हो और एसिटाइल कोएंजाइम बने, क्रेब्स साइकिल चले, ईटीएस चले और एटीपी बने। कब, ये कब काम करेगा, जब एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम हो जाएगा, तभी ये क्या करेगा, इस फॉस्फेट को हटाएगा ताकि ये रिएक्शन हो और एटीपी बने, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब यहां पर देखो ध्यान से, डीफॉस्फोराइलेशन हुआ सेरीन अमीनो एसिड से, जब भी कभी डीफॉस्फोराइलेशन होगा सेरीन अमीनो एसिड से, देख सकते हैं, तो ये इवन एंजाइम क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव हो जाएगा और क्या चलेगा, लिंक रिएक्शन चलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और एटीपी बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है ये पाइरुविक एसिड फॉस्फेटेज याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे इसको एक्टिवेट कौन करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा जब एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम हो जाए, या हम लोग बोलेंगे एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ जाए, यही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाता है और क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे इस रिएक्शन को, लिंक रिएक्शन को करवाता है, ठीक है, याद रखना है। और भी अगर हम लोग मसल सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे, तो मसल सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कैल्शियम आयन जो होता है ना, ठीक है, मसल सेल्स को ऑलवेज एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेटेज, जिसकी वजह से ये एंजाइम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इस फॉस्फेट को हटाता है ताकि क्या हो सके, ये रिएक्शन हो सके, एसिटाइल कोएंजाइम बन सके और एनर्जी बन सके, क्योंकि मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो याद रखना है। और उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन का अगर हम लोग हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो ये इंसुलिन हार्मोन भी क्या करेगा, इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, किसको, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेटेज को, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे, ताकि हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन हो सके और एटीपी बन सके। लिंक रिएक्शन तब होगा जब सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा तो हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड बनेगा, पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस और एटीपी बनेगा, ठीक है। तो इंसुलिन भी हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट करता है ताकि क्या हो सके, लिंक रिएक्शन हो, ठीक है। लिंक रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन ही इस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है ताकि ये रिएक्शन हो, ठीक है, और ग्लूकोज अंदर आए और ये रिएक्शन और एटीपी बने, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, यही काम करता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंसुलिन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे ये जो इवन एंजाइम है ना,
तो ये वाला देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग, अब मैं देखो, मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो इवन एंजाइम है ना, ठीक है, इवन एंजाइम जो है, इवन एंजाइम के पास हम लोग बोलेंगे एडिशनल कुछ पॉकेट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉकेट, बाइंडिंग पॉकेट। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कैसे दिखाऊं, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे दिखा रहा हूँ। ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग पॉकेट्स है, ये सब क्या है, बाइंडिंग पॉकेट्स है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे NaDH2 का कॉन्सेंट्रेशन, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे NaDH2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे, जब भी कभी NaDH2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे बढ़ जाए, ठीक है। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस टाइम पे अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिड्यूस NaDH2, इसका मतलब ATP बहुत ज्यादा बनेगा, तो वो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे क्या करता है, इस एंजाइम, इवन एंजाइम को डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, जब भी कभी एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये एटीपी डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रोक देता है, डायरेक्टली इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है। क्यों? ताकि हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम नहीं काम करे, और हम लोग बोलेंगे एसिटाइल एंजाइम नहीं बने, और एटीपी कम बने, क्योंकि एटीपी का लेवल बहुत ज्यादा है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है रिड्यूस NaDH2 का, ठीक है। तो इसको रिड्यूस NaDH2 और एटीपी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और बाकी ये सब जो है, ये सब हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनहिबिटर्स है। और ये क्या है, रिड्यूस NaDH2 और एटीपी क्या है, हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इनहिबिटर्स है, किसका, इवन एंजाइम का। और बाकी हम लोग बोलेंगे एटीपी, रिड्यूस NaDH2 और एसिटाइल कोएंजाइम, ये इनडायरेक्ट इनहिबिटर है, किसका, हम लोग बोलेंगे, किसका, इवन एंजाइम का। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम का कॉन्सेप्ट, ये मैं बता दिया। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे एलोस्टेटिक रेगुलेशन या नॉन कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। देखो यहाँ पर जो E2 एंजाइम है ना, जिसका नाम क्या है, हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। ये E2 एंजाइम का, ये कैसा एंजाइम है, एलोस्टेटिक साइट, ये एलोस्टेटिक एंजाइम, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एलोस्टेटिक साइट होगा। इसके पास क्या होगा, देखो एडिशनल बाइंडिंग साइट होगा अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कोएंजाइम A अगर बाइंड करेगा, ठीक है, इसके एलोस्टेटिक साइट पे, तब E2 एंजाइम अपना काम करेगा, और हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन होगा, ATP बनेगा। तो कोएंजाइम कब E2 एंजाइम पे बाइंड करेगा, जब हम लोग बोलेंगे एटीपी का कंसंट्रेशन, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। एटीपी का जब कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे, सॉरी, जब एटीपी का हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव रेगुलेटर ना, जब एटीपी का कंसंट्रेशन सेल में कम हो जाए, ठीक है। सेल में जब एटीपी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे एटीपी बनाना है, तो बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे जो E2 एंजाइम में, जो देखो ध्यान से, जो कोएंजाइम A है, वो इसके एलोस्टेटिक साइट से बाइंड करेगा, E2 एंजाइम एक्टिवेट होगा, E2 एंजाइम एक्टिवेट होगा तो E3 काम करेगा, E3 काम करेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, ETS चलेगा, और ATP बनेगा। क्यों? क्योंकि एटीपी का कंसंट्रेशन कम हो गया था, ठीक है। तो याद रखना है, तो जब एटीपी का कंसंट्रेशन कम होगा, तब याद रखना कोएंजाइम A पॉजिटिव रेगुलेटर का काम करेगा E2 एंजाइम के लिए, ठीक है। उसके जस्ट रिवर्स केस, जब हम लोग बोलेंगे कि एटीपी का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेल में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि जो इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या चीज, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। इसका प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, E2 एंजाइम के एलोस्टेटिक साइट से बाइंड करेगा, और E2 एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा, और रोकना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रुकेगा तो फिर ये भी नहीं रुकेगा, ठीक है। और रोकना इसलिए चाहिए क्योंकि एटीपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं पर तो रोकना है ना, तो E2 एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है कौन, एसिटाइल कोएंजाइम। जैसे ही E2 एंजाइम की एक्टिविटी रोकेगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा, और एटीपी चूंकि बहुत ज्यादा बन रहा था या कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ था, वो क्या आ जाएगा, नॉर्मल अपने पोजीशन पे, हाँ, नॉर्मल अपने लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम नेगेटिव रेगुलेटर, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो E3 एंजाइम होता है, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, जिसका नाम क्या है, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये भी एलोस्टेटिक एंजाइम है। इसके पास भी क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके पास भी हम लोग बोलेंगे एडिशनल बाइंडिंग साइट होगा अदर देन एक्टिव साइट, जिसको एलोस्टेटिक साइट बोलेंगे। तो पॉजिटिव रेगुलेटर का मतलब ये क्या कराएगा, इस रिएक्शन को कराएगा, और ये रिएक्शन कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे एटीपी का कंसंट्रेशन सेल में कम हो जाएगा, उसी टाइम पे तो ये रिएक्शन को कराना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो NAD है, NAD NAD, ये हम लोग बोलेंगे इस रिएक्शन को करवाता है, मतलब पॉजिटिव रेगुलेटर का काम करता है, कब, जब एटीपी का कंसंट्रेशन सेल में कम है तब, क्योंकि उस समय एटीपी बनाना है। और उसके विपरीत हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस NaDH2 है, ठीक है, जो रिड्यूस NaDH2, वो हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, किसके, E3 एंजाइम को। तो रोकेगा कब, जब हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन को नहीं करवाना होगा। नहीं करवाना कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे कि सेल में एटीपी का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उस टाइम पे इस रिएक्शन को रोकना होगा। तो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 क्या करेगा, E3 एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा, और चूंकि एटीपी बहुत ज्यादा बन रहा था ना, वो क्या होगा, कम बनेगा, या अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा।
इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेगुलेशन ऑफ पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो भी मैंने बताया है उसको आप दिमाग में रखिएगा, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कि जो इवन एंजाइम है पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का जो इवन एंजाइम है, इसको काम करने के लिए क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे, इसको काम करने के लिए विटामिन B1 चाहिए, कोफैक्टर, ये मैंने बताया था। और विटामिन B1 का नाम क्या था, कोफैक्टर का थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, याद रखना है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए इंडिविजुअल में, किसका, हम लोग बोलेंगे थायमीन का, या हम लोग बोलेंगे विटामिन B1 का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग बोलेंगे TPP का मतलब थायमीन पायरोफॉस्फेट का डेफिशिएंसी होगा। थायमीन पायरोफॉस्फेट का अगर डेफिशिएंसी होगा तो लिंक रिएक्शन नहीं होगा। लिंक रिएक्शन नहीं होगा मतलब इवन एंजाइम काम नहीं करेगा, मतलब लिंक रिएक्शन नहीं होगा। लिंक रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग को क्या हो जाएगा, एक डिजीज हो जाएगा जिसको बोलते हैं बेरी। लेकिन ये डिजीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग बोलेंगे विटामिन B1 को इनटेक करके फिर से ये डिजीज से हम लोग बच सकते हैं, याद रखना। ठीक है, लेकिन वैसा इंडिविजुअल, देखो ध्यान से, वैसा इंडिविजुअल जो रोज दिन क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल में याद रखना है, अल्कोहल में कभी भी विटामिन B1 नहीं होगा। ठीक है, अल्कोहल में क्या नहीं होता है, विटामिन B1 नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो भी फ्रूट्स हम लोग लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उसमें कुछ अमाउंट में विटामिन B1 होता है, लेकिन अल्कोहल में हम लोग बोलेंगे एक भी विटामिन B1 नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई इंडिविजुअल बहुत लंबे समय तक अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक अल्कोहलिक डिजीज। तो वैसे इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, क्रोनिक अल्कोहलिक डिजीज हो जाएगा, मतलब उसको अल्कोहल कंज्यूम करना ही है। ठीक है, तो अब चूंकि उसके बॉडी में अल्कोहल जा रहा है, तो अल्कोहल में क्या नहीं है, विटामिन B1 नहीं है, मतलब थायमीन नहीं है। ठीक है, थायमीन नहीं है। अगर थायमीन नहीं है तो हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी हो जाएगा किसका, विटामिन B1 का। अगर विटामिन B1 का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो थायमीन पायरोफॉस्फेट का डेफिशिएंसी हो जाएगा। थायमीन पायरोफॉस्फेट विटामिन B1 का डेरिवेटिव है, जो काम करने में मदद करता है किसको, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को क्या चीज से बनाने में, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम को बनाने में, और उसमें से इवन एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो इवन एंजाइम याद रखना है काम नहीं करेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे वैसा इंडिविजुअल जो कि रोज दिन क्या कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसके अल्कोहल में क्या नहीं है, विटामिन B1 नहीं है, तो उसके बॉडी में कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगा विटामिन B1 का। अगर विटामिन B1 का डेफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब थायमीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो थायमीन पायरोफॉस्फेट नहीं बनेगा। थायमीन पायरोफॉस्फेट नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे इवन एंजाइम काम नहीं करेगा। अगर इवन एंजाइम काम नहीं करे तो लिंक रिएक्शन नहीं होगा। देखो ध्यान से, लिंक रिएक्शन नहीं होगा। लिंक रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या उसके बॉडी में नहीं बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा और एटीपी नहीं बनेगा। ठीक है, तो वैसा इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे एक सिंड्रोम हो जाएगा। उस सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सिंड्रोम को हम लोग बोलेंगे वार्नी के कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, वैसे इंडिविजुअल को जो क्रोनिक अल्कोहलिक मतलब डिजीज है, या हम लोग बोलेंगे जो रोज दिन क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसको एक समय क्या हो जाएगा, वार्नी के कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे थायमीन। तो अब ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उसका हो सकता है मेमोरी लॉस हो जाए। ठीक है, उसको इडेमा हो जाएगा, उसको बहुत सारा पेन होगा, उसको पैरालिसिस हो जाएगा और अल्टीमेटली या तो वो कोमा में चला जाएगा या तो हम लोग बोलेंगे उस इंसान का डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा चीज है, लेकिन हम लोग बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, हम लोग बोलेंगे विटामिन B1। ठीक है, याद रखना है। और विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। और थायमीन पायरोफॉस्फेट किसका डेरिवेटिव है, विटामिन B1 का, जिसकी वजह से इवन एंजाइम काम कर रहा है, मतलब लिंक रिएक्शन हो रहा है। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B1 का तो लिंक रिएक्शन नहीं होगा। और आप देख ही सकते हैं क्या नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा। अगर वैसा इंडिविजुअल जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उसमें तो ये लिंक रिएक्शन होने ही बंद हो जाएगा, एटीपी बनना ही बंद हो जाएगा। तो उस इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे वार्नी के कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाएगा और उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, पैरालिसिस भी हो सकता है क्योंकि एटीपी बन नहीं रहा है। ठीक है, और उसको पेन भी होगा, एडेमा भी हो जाएगा और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कोमा या डेथ हो जाएगा उस इंडिविजुअल का। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट रेगुलेशन ऑफ पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आप एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, और उसको ही स्टडी कीजिए, आपका सारा कुछ आसान हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि
लिंक रिएक्शन मतलब एसिटाइल टू एंजाइम बन जाता है ना, उसके बाद फिर क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। तो अब हम लोग क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्रेब्स साइकिल का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, डिटेल में देखेंगे और सारा कुछ हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने का जो क्रेब्स साइकिल के अंडर आता है, ठीक है। और मैं जब क्रेब्स साइकिल बताऊंगा उस टाइम पे मैं डिटेल में बताऊंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा रिगार्डिंग क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।